नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित कर दिया गया था और इस हिसाब से संविधान के पारित हुए पूरे 75 वर्ष हो गए और संविधान के पूरे 75 वर्ष हो जाने के बाद 26/11 को हम लोग शुरुआती दौर से ही संविधान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 26/11 को हम लोग एक आतंकवादी जो ताज होटल पर किया गया था उसके लिए भी इस दिन को याद रखते हैं। उनमें हताहत हुए उन सभी व्यक्तियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी घटना फिर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर ना हो, इसके लिए सरकार सजग रहे और जो संविधान की मूल प्रति है और उसके जो अनुच्छेद हैं उसको लागू करते हुए देश के स्वाभिमान के रक्षा के लिए नित नए प्रयोग करें। अब आइए हम आपको थोड़ा ले चलते हैं अतीत में और हमारे जो संविधान गढ़े गए थे उस संविधान में सारी बातों को रखा गया था। संविधान सबों के लिए एक समान नीति, वही हुआ संविधान। और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की अपनी ये राय थी कि ये जो संविधान है ये अस्थायी रूप से टिकेगा या नष्ट हो जाएगा, यह जनता और राजनीतिक दल पर निर्भर करता है। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि इस संविधान के साथ जनता और राजनीतिक दल कैसा बर्ताव करेंगे ये इस पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए 3 सतर्कताएं बाबा साहब ने संविधान में निहित की थी, जिसमें सबसे पहला था अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमें संवैधानिक मार्गों का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा था रक्त रंजित मार्ग को दूर रखना चाहिए और साथ ही तीसरा था कि असहयोग, सत्याग्रह, कानून भंग जैसे मार्गों से हमें हर हाल में दूर रहना चाहिए। ये कुछ मार्ग ऐसे थे जो हमें संविधान को बचाने के लिए उद्देश्य से हमें ये लिखा गया था, बताया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम इस मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों पर चलते हैं तो ये समाज में अराजकता फैलाने का व्याकरण जैसा होगा। अब व्याकरण शब्द के जो प्रभाव है आप उसको भी थोड़ा उस पर भी चिंतनीय करेंगे, उस पर भी थोड़ा कल्पना करेंगे जो क्या कहा था। लेकिन आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या वहां जो बाबा साहब अंबेडकर और उनके अध्यक्षता में जो उन कमेटी के अध्यक्ष थे उन लोगों ने जो संविधान की प्रारूप तैयार करी और उसे देश में लागू करने के लिए दिया गया, वहां उन लोगों की उस भावनाओं को मर्माहत नहीं किया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले चलूंगा क्योंकि 1947 में कानून लागू नहीं हुआ था देश में, 49 में लागू हुआ। लेकिन उसके बाद जब लागू हुआ तो मैं आपको लिए चलता हूं कुछ दिन पुराने समय में। जब देखिए, जब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संविधान पर सबसे बड़ा और क्रूर हमला 1975 ईस्वी में हुआ था। 25 जून 1975 ईस्वी में देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निंदनीय घटनाएं घटी जो कहीं न कहीं लोकतंत्र में लागू हुए संविधान इसका कहीं से कोई आचरण करने की अनुमति नहीं देती थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचलते हुए बाबा साहब के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद के, साथ साथ BN राव साहब के और भी बहुत ऐसे कई लोग थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जैसे लोगों को लिखे हुए संविधानों को
पांव तले कुचल दिया। उनकी असहमति थी, सदन में उनकी पूरी बहुमत थी, वो सदन में किसी के चलने नहीं देते थे और जबरदस्ती आपातकाल लागू होने के 1 महीने के बाद ही 22 जुलाई 1975 ईस्वी को संविधान में 38वां संशोधन को पारित कर दिया गया, जिसमें न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने के अधिकार को छीन लिया गया। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या अदालत बड़ी है या सरकार बड़ी है, जबकि अदालती मामलों में संविधान में सरकार को हस्तक्षेप करने का कहीं कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बावजूद इसके तानाशाही बलपूर्वक संविधान का संशोधन किया गया और न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी न्यायालय से छीन लिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो उदाहरण आपको संविधान के प्रति कहीं न कहीं गलत रवैये को ठहराता है, पक्षपात करता है, बाबा साहब के लिखे भावनाओं को उद्दीपित करता है, कुचल के रख देता है उन सभी संविधान निर्माताओं को जिसने दिन रात एक करके इस संविधान को, इस देश के संप्रभुता अखंडता को कायम रखने के लिए रची थी। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, जिस पर किसी भी तरीके के कटाक्ष करने का अधिकार, लोकतंत्र का जो एक और स्तंभ है जिसे हम पत्रकारिता भी कहते हैं, उसे भी नहीं दिया गया है। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए लोकतंत्र में उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे अदालत को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, वैसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। लेकिन आपातकाल की जब स्थिति थी तो उस जो विशेषाधिकार था उसको तो पहले ही छीन लिया गया था, लेकिन वहां पर पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, उन्हें घरों में कैद कर दिया गया था, उन्हें जेल में रख दिया गया था। उसके बाद कई और ऐसी घटनाएं घटी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव भी रद्द कर दिया था। इसीलिए 39वें संशोधन में देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार उच्च न्यायालयों से भी छीन लिया। अब समझ सकते हैं कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को ही छीन लेता है, उसका आदेश का क्या महत्व रह जाएगा, कहां लोकतंत्र रह गया, कहां ये जनाधार रह गई, क्या हो गया, ये सोचने वाला विषय था। लेकिन उस समय हमारी जनता को इतनी जानकारी नहीं थी, इतने जानकारी के संसाधन नहीं थे। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और कुछ पत्र थे, पत्रिकाएं थे, कुछ अखबार थे, लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई, जिसका लाभ उस समय के तत्कालीन सरकार ने गलत रूप से उठाया और संविधान के जो मूल रूप थे उससे छेड़छाड़ किया, कई बार छेड़छाड़ किया। मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, जो लगभग इनके सरकारों में 40 से 42 बार संशोधन किया गया, वो भी बहुत कम समय में, 2 से 3 साल के अंतराल में। और दूसरी तरफ हम सभी लोग संविधान दिवस के नाम पर शपथ खाते हैं कि हम संविधान का निर्वहन करेंगे। शाब्दिक तौर पर तो निश्चित तौर पर हम सामूहिक रूप से ये शपथ खाते हैं कि हम संविधान का निर्वहन करेंगे, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर हम संविधान का निर्वहन नहीं कर पाते। जिस दिन से अगर हम संविधान के उन नियमों का पालन करने लगे, देश में जो अराजकताएं हैं, भ्रष्टाचार है, उन्मूलन है, शोषण है, ये सभी स्वतः बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें संविधान के मूल रूप को जानना होगा। अब आइए थोड़ा दूसरी तरफ हम आपको ध्यान आकर्षित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन मिथिलांचल के 2-3 शिक्षकों को जिन्होंने मिथिला के भाषा मैथिली में संविधान को अनुवादित करने का काम किया है, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 2 शिक्षक शामिल हैं, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा। मैथिली भाषा में भाषा का अनुवाद हो जाने से
अब आम जन जो मिथिला क्षेत्र के लोग हैं वो अपने संविधान को अपनी भाषा में पढ़ने में उनको सहूलियत होगी, वो अपने संविधान को समझ सकेंगे, अपने मान स्वाभिमान की रक्षा उस माध्यम से कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के लिए हम समस्त मिथिलावासी, भारत सरकार के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, हम सभी लोग समस्त मिथिलावासी उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि उन्होंने मैथिली भाषा में लिखित संविधान को राजभवन से प्रकाशित किए हैं और मैथिली भाषा में इसका प्रकाशन किया गया है। इसके लिए सभी मिथिलावासी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। भारत के प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थिक, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें मान्यवर। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।